ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज हुआ और उसमें कच्चे के इलाके में बात की गई कि किस तरह से कार्रवाई होगी। और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मसला जो कि नासूर बना हुआ था और उस नासूर को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अभी जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जो उनके साथ उनकी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं और उन सबको ख़ात्मा किया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे गैर मुल्की तारकीन जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए भी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ सियासत का भी रुख है और यहाँ पे सिंध में भी बड़ी हद पे करप्शन को काबू करने की कोशिश की जा रही है। और रिसेंट अभी जो मुझे अभी इत्तला मिली है वो महकमा एंटी करप्शन का इदारा कौमी एहतसाब ब्यूरो के रिडार पर आ गया और इसमें एंटी करप्शन हुकाम ने महकमा मेहनत के ज़िली इदारे ससी को के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात क्यों रोकी है, इस पे बात की गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के ख़त पर एंटी करप्शन हुकाम ने अपने अफसरों से वजाहत तलब कर ली है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए। एहतसाब के नारे तो बहुत लगाते हैं और हमने पहले भी देखा कि यहाँ पे 3 साल 7 महीने पहले जो गवर्नमेंट रही उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया जो लोगों ने जिस पे लब्बैक कहा, लेकिन एहतसाब खातिर ख्वाह में होता हुआ नज़र नहीं आया। तमाम मौजूद पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर साबिर बलोच साहब। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। साबिर बलोच साहब, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आ रही है वो एपेक्स कमेटी का सिंध में बड़ा इजलास हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट इजलास है। अहम फैसले किए गए हैं आसिम मुनीर साहब की तरफ से, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, बात यह कि एहतसाब जो है ना वो तो एक प्रोसेस होता है किसी भी सिविलाइजेशन में। जो गलत करता है वो गलत होता है, जो सही करता है वो सही होता है। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान में आप एक चीज देखें कि यहाँ पर जब भी कोई हुकूमत तब्दील होती है या कोई नई हुकूमत आती है, कोई नई इस्टेब्लिशमेंट आती है, तो वो वही पुराने जमाने के केसेस को जिनको यानी पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में उन लोगों को उस वक्त के कोर्टों ने सजाएं भी दी हैं, अच्छा बरी भी किया है, अच्छा उन लोगों ने जेलों में भी वक्त गुजारा है। लेकिन ये कि आप जो है ना ये वो यानी आइंस्टाइन की वाली बात है कि बट यू विल ब्रिंग कि आप जो है ना एक चीज को रिपीट करें बार बार और ये एक्सपेक्ट करें कि इससे एक नई जो है ना चीज पैदा हो जाएगी। तो ये भी तो जुल्म है, ये भी तो ज्यादती है कि एक यानी पर्टिकुलर एक केस आप मुझ पे चार्ज करते हैं और उस पर मुझे पकड़ भी लेते हैं, मुझे सजा भी देते हैं और मुझे आप जो है ना उसमें मुझे यानी सख्ती भी करते हो। लेकिन इवेंचुअली आप कहते हैं कि वो आपको गलत तरीके से पकड़ा गया, आपको जमानत भी दे देते हैं और आपके केसेस को भी खत्म कर देते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन सब के केसेस उनके साथ यही बात हुई है, बहुत सारे लोगों के साथ यही बात हुई है। तो बार बार एक चीज को कोई नई चीज, जो ऐसे भी हैं कि जो कितने यानी जमाने से कुछ वक्त से वो हुकूमतों में भी नहीं है जिस पर कुछ चार्ज बनाया जाए, लेकिन उन लोगों ने जो फैब्रिकेटेड केसेस थे उस जमाने में, उस जमाने की हुकूमतों के यानी की वजह से कि उन लोगों को जो है ना उन फैब्रिकेटेड केसेस की वजह से उनको सजाएं भी हुई है, उनको जेल भी डाला गया, वो बरी भी हुए हैं। तो ये अब फिर से जो आप ये सिलसिले शुरू हो गए कि जैसे अब नए नए चीजें लाए, सामने ला रहे हैं। आप इस पे बात करें, कौमी एहतसाब ब्यूरो के खत पर के हवाले से जो एंटी करप्शन हुकाम ने अपने अफसरान से वजाहत तलब कर दी है, जो केसेस रुकवाए गए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन तमाम की कार्रवाइयाँ पहले भी हो चुकी थी और इस पे फैसले भी हो गए, लोगों को इस पे आज़ाद भी कर दिया गया, लेकिन फिर से केसेस खोले जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। एग्जैक्टली ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको कि ये इन केसों से छुटकारा भी मिला है, इन्हीं कोर्टों ने जो है ना छूट भी दिया है और इन्हीं यानी अदारों ने उनको जो है ना उनको सजाएं भी दी हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वो छूट गए हैं, खत्म हो गए, तो ये एक पर्टिकुलर लोगों के लिए, खास लोगों के लिए ये खास जो है ना जो केसेस बनाए जाते हैं, ये कब तक आप चलाते रहेंगे इनको? आप हमेशा इसको रिपीट करते जाएंगे क्या? यही कि मैं आपको मिसाल जरदारी साहब की दे देता हूँ कि जरदारी साहब को आपने इन्हीं केसेस पे आपने उसको 12-13 साल फैब्रिकेटेड केसेस बना के, पॉलिटिकल केसेस बना के आपने उनको जेल में डाला। और ये एक बड़ी उम्र होती है यानी जितना जरदारी साहब ने जेल गुजारी है। लेकिन उन्हीं जो केसेस पर वो
इज्जत के साथ बरी हुए, जमानतें भी उन्होंने एक दफा नहीं, वो दो तीन तीन दफा जो है ना वो बरी हुए हैं। अच्छा, जो तीन चार दफा इन्हीं केसेस की वजह से जो ना उनको जमानतें मिली है। अच्छा, पार्लियामेंट ने कानून भी बनाया है कि किसी के जो है केसेस को, लेकिन सर मैं एक सवाल कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। इस वक्त कोई पॉलिटिकल सेटअप ऐसा तो नहीं है, निगरान हुकूमत का सेटअप है और उस पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे हो सकती है सर इस वक्त? नहीं, मेरी बात सुने, इससे बड़ा कोई पॉलिटिकल सिस्टम है दुनिया में? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल सिस्टम? ये नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि ये कोई कोई सियासी सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये और बात है कि जिन लोगों को बिठाया गया है वो सियासी नहीं है या है, लेकिन वो इख्तियार से बाहर है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो और चीज है। लेकिन जो हो रहा है, जो किया जा रहा है मैंडेट के खिलाफ, यानी उनकी जो जुरिसडिक्शन है उसके खिलाफ इख्तियार कहीं और है कि जो इख्तियार है ही नहीं, लेकिन वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप नहीं समझते ये सब चीजें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से खुल रही है? ये दो चीज हो सकती है, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकता है या फिर अपनी कारकर्दगी बताने के लिए इदारों को ये काम किया जा रहा है कि हम भी कारकर्दगी बता। देखो, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स वाली बात है कि अगर आप एक्शन लेते हैं, आप एक्शन ले, लेकिन एक्शन की आड़ में दूसरों को विक्टिमाइज तो ना करें ना। आप अपने अमल से साबित करें कि आप अच्छा कर रहे हैं, करें। किसने आपको रोका है अच्छा करने में? लेकिन बात ये कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं, आप जो ना गैर मुंतखब लोगों को आप जो ना उनके नाम पे आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरकार देखो, ये दुनिया का जो ना एक प्रिंसिपल है कि हुकूमतें सियासतदान चलाते हैं, सियासतदानों की वजह से हुकूमतें आती हैं और सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी आवाम करती है। अल्लाह के बाद इस मुल्क का, किसी भी मुल्क का दुनिया में सॉवरेंटी अल्लाह ताला के बाद उस मुल्क के आवाम की होती है। जब आवाम ही आपको जो है ना, आप खुद आवाम करते फिरते हैं, तो फिर आवाम की बात भी तो सुने ना। अच्छा, आवाम अगर किसी को हुकूमत में लाते हैं तो वो लाते हैं, उनको अच्छी चीज अच्छा लगता है, अगर वो खराब करते हैं। जी सर, प्रॉब्लम ये है कि अगर जहाँ पे सिंध में किसी भी किस्म की करप्शन की बात होती है या कोई केस खुलता है तो फौरन पीपल्स पार्टी पे उंगली उठा दी जाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और आपकी हुकूमत रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आवाम के दिल में एक बात तो ज़रूर आती है कि अगर ये चीज़ें सामने आ रही है तो क्यों आ रही हैं, और इस वक्त टाइमिंग का बड़ा गेम होता है। ये टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं? देखिए, मेरी बात है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप कहते हैं कि जी आवाम के दिलों में बातें आ जाती हैं। आवाम के दिलों में अगर बातें आ जाती तो आवाम को फैसला भी तो करने दो ना। अब अगर आवाम को मुझ पे कोई डाउट है, अगर मुझ पर या मेरी पार्टी पे खुदा न खास्ता या मेरे लीडरशिप पे खुदा न खास्ता अगर कोई नापसंदीदगी है तो वो उसको इज़हार करेगा, उसको किसने रोका है? लेकिन अगर वो इज़हार नहीं करता, मेरे हक में इज़हार करता है, तो इसका मतलब कि उसका एतमाद मुझ पे है, मेरी पार्टी पे है। क्यों पीपल्स पार्टी के बगैर यहाँ पर कोई जम नहीं सका या पीपल्स पार्टी को छोड़ के चला गया? वो जो है ना वो अपनी सियासत भी अपने साथ ले गया। वजह क्या है? वजह यह कि लोग साथ हैं। आखिर लोगों ने कुछ देखा है, लोगों ने कुछ हमें कोई चीज ऐसी देखी थी जो हमारे साथ है। इस तरह तो कोई किसी के साथ नहीं देता ना। मतलब आप ये तवक्का कर रहे हैं कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप अपने होम ग्राउंड में इस वक्त सेफ हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई अगर ऐसी चीजें सामने लाती नहीं, हम तो पूरे पाकिस्तान में अवाम के सामने सेफ हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप अवाम को छोड़ें, उनको रहने दें। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं जी सर कि डॉक्टर साहबा, देखो एक चीज वाज़ेह है, जो दिल से यकीन से अगर आप अपनी ईमानदारी से कुछ करते हैं या कुछ कहते हैं। देखो, जुल्फकार अली भुट्टो जब कहता था कि मैं ये करूंगा, वो इसलिए पॉपुलर हो गया कि लोगों ने कहा कि ये बात सच कहता है, ये मेरे दिल की बात कर रहा है, और उसने करके दिया। हुकूमत ताबी करके दिया, नहीं ताबी करके दे दिया। पीपल्स पार्टी आज भी वही कह रही है। जरदारी साहब जो कहते हैं, लोग उसको यकीन करते हैं उसकी बात पे। मैं आपको तो इतनी सी छोटी सी बात करूंगी कि आप आवाम को एक तरफ रखें कि वो साथ हैं, लेकिन जमात इस्लामी के जो लीडर हैं हमारे सिराज लक साहब, मुझे एक दफा जो ना उन्होंने एक बात की कि आप जरदारी साहब से अर्ज करें, उसको कह दो कि जी आप आके जो है ना आप इन चीजों से निकल जाएं
हम सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर हैं, उनका गार्जियन बने और हमारे दरमियान जो डिस्प्यूट होगा उसको आप ठीक करें। तो मैंने कहा जी आप उसको अपना गार्जियन बनाने के लिए तैयार हैं क्या, या दूसरे लोग तैयार होंगे? वो कहे जी। मैंने कहा लेकिन आप क्यों ये कह रहे हैं मुझे? कहते इसलिए कि वो जो कहता है वो सच कहता है। चलिए, यही एक कामयाबी है सर, बहुत शुक्रिया। यही एक कामयाबी एक लीडर की कि अगर किसी के उसकी बात पे वो जो भी बात कहे उसको सच माना भी जाए। लेकिन ये बड़ी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ आती है एंटी करप्शन की तरफ से और एक तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस वक्त इनकी सियासत का कि अगर कोई ये बात कह रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये फैसला साजों को सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं, जो फैसला साज देख रहे हैं, उस पर नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए कि अगर ऐसा मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का तो वो कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये विक्टिमाइजेशन करने की वजूहात क्या है, वो भी ऐसे वक्त में कि जहां आगे इलेक्शन की कैंपेन चलनी है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, खुशी की खबर भी है और अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके नज़रों से गुजरी होगी। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को फातिहाना अंदाज में जो है वो शिकस्त दे दी है और ये वर्ल्ड कप की कामयाबी पाकिस्तानी चाहते हैं कि बड़ी अच्छी खुशियाँ हैं और ये मैं मुबारकबाद तमाम लोगों को दूंगी। अल्लाह करे कि इसी तरह से फातिहाना अंदाज भी रहे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण इमरान डार साहिबा, उनसे कुछ पॉलिटिकली बात करेंगे। किरण इमरान डार साहिबा, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सना। किरण इमरान डार साहिबा, सबसे पहले तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि बी प्रॉब्लम है। एक तरफ तो आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अपने रहनुमा को फ़िलहाल वापसी मुलतवी कर देनी चाहिए, जबकि शहबाज शरीफ साहब का जो एक बयान आता है वो ये कहते हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि कोई कानूनी रुकावट नहीं है, वो आ रहे हैं। तो सिलसिला क्या है? क्या वाकई आपके कायद वापस आ रहे हैं या अभी भी कोई रुकावटें बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले शुक्रिया डॉक्टर सना कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जहाँ तक बात है मेरे कायद की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उनकी वापसी की, उनका जाना भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है और उनके जाने में भी क्या इशू था कि उनका हेल्थ का इशू था। और जब वो चले गए उसके बाद भी आपने भी देखा पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर यही पिन पॉइंट्स हो रहे थे कि जी वो वापस नहीं आ रहे, वो ये है और वो है। और अब जब उनके आने की बात हो रही है तो उसके ऊपर भी इशू रेस किया जा रहा है, क्योंकि जब हमने डेट अनाउंस की थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि मे बी हो सकता है कि ये ना आए। बट आपने भी देखा, मैंने भी देखा, ये करार सराइयाँ जो थी वो ख़त्म हो गई। और मियां मोहम्मद शहबाज साहब जब लंदन में ही थे तो उस वक्त ही एक रास्ता यहाँ मौजूद थी जब बड़े मियां साहब ने मोहम्मद शहबाज साहब को बुलाया था लंदन में अपने पास। 2 दिन के लिए पाकिस्तान आए थे, उसके बाद फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया, जिससे ये करार सराइयाँ थी कि शायद इनका आना जो है मुलतवी है। और वहीं पर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे मीडिया ने देखा कि जब बड़े मियां साहब भी साथ ही खड़े थे शहबाज साहब के साथ, और वहां पे उन्होंने कंफर्म किया था कि वो 21 को आ रहे हैं। जहां तक आपकी मेडिकल रिपोर्ट, देखिए मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, जो भी मेडिकल रिपोर्ट है डेफिनेटली उसको भी सामने रखा जाएगा। जब मियां मोहम्मद शहबाज साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो डेफिनेटली आपने भी तैयारियां देखी हैं। सोशल मीडिया आप देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया देख लें, आप जलसे देख लें, आप कॉर्नर्स मीटिंग देख लें, और बड़ा जोश है। तो ये करार मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर तक चलती रहेंगी। ये कहूँ कि जब तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ्लाइट में बैठे, जहाज में बैठेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है ये करार वो आ रहे हैं। जब वो नहीं आ रहे थे तब एक इशू था, और जब वो आ रहे हैं तो उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि पता नहीं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब इतनी तैयारियां की जा रही हैं तो डेफिनेटली ही इज अ लीडर। ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो ये एक दफा आप दे दें, उसके बाद अमल के तसलसल के लिए लीडरान को आना भी चाहिए, और अगर किसी खिलाफ केसेस भी हैं तो उनको भी थोड़ा सा एक, अगर कोई बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पर भी एक नरम हाथ रखना चाहिए, ज़रूरी है जमहूरियत के तसलसल के लिए। लेकिन आपकी जमात पे एक तनकीद हो रही है। मरियम नवाज साहिबा ने कल एक बयान दिया, उसमें वो कहती हैं कि पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। तो मैडम 16 माह किसकी हुकूमत थी? क्या 16 माह खुशहाली नहीं रही थी, या 16 माह जो कुछ हुआ वो कोई और था?
और अभी जो आ रहा है वो कोई और है तो वही चेहरे, नाम अलग अलग हैं, तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से? नहीं देखें, अब आप किसी के भी बयान को, आप मेरे बयान को, ये किसी के भी बयान को अब तो वो पेश कर रहे हैं, तो वो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 16 माह की हुकूमत हमने गुजारी, पर हम इस सांस पे आए थे कि हम आते साथ ही सबने रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन मोड में चला जाएगा पाकिस्तान। लेकिन मुझे याद है हम अप्रैल में थे, लेकिन इशू बना, बहुत से इशू बने, बजट का भी बना, केयर टेकर गवर्नमेंट का भी बना, बहुत इशू बने, जिसकी वजह से हमें ये 16 महीने की हुकूमत, क्योंकि हमें पता था कि IMF के सारे जो मुआहदे किए गए हैं उससे बैकअप किया गया, और जिसकी वजह से हमें बहुत पे करना पड़ेगा। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो हमने बात की कि हमने रियासत को बचाया, हमने सियासत को अपने साइड पे रख दिया। जहां तक बयान है मरियम बीबी का, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब एक खुशहाली का नाम है। आप ये देख लें कि हमने उस 16 माह में क्या किया। हमने उस 16 माह में जो पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की एक मुहिम चलाई गई थी, जी ये भी बुरा, ये भी मुल्क बुरा, ये भी मुल्क बुरा, ये भी मुल्क बुरा, और उस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसके साथ जो हमारे इश्यूज चल नहीं रहे थे, इश्यूज को मैनेज किया गया था। मैं मानती हूँ कि उस 16 माह के अरसे में आपकी पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर गई, महंगाई भी ऊपर गई, पर उस 16 माह के में हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। ये वो 16 माह जो है वो नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत थी। हम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की उन्हीं की क्या कह सकती हूँ, उन्हीं के जो फैसलों के मुताबिक हम चल रहे थे, ऐसा नहीं था। हाँ, जहाँ नवाज शरीफ साहब की बात है वो वहाँ बैठ के रहे या पाकिस्तान में बैठ के रहे। बहुत हुकूमत नून लीग की जब भी होगी तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, उन्हीं के पैसे चलेंगे, उन्हीं के पैसे चलेंगे। ठीक है, हम जहाँ मरियम बीबी ये बात करिए ना, खुशहाली आ रही है, देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान का पाकिस्तानी बशिंदे हैं, वो पाकिस्तान का शख्स है, वो पाकिस्तान का 3 दफा मुंतखब वजीर आजम रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ आया। किरण इमरान डार साहिबा, थोड़ी मजबूरी के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तारीख में नजर डाले तो याद आती हैं। 80 की दिहाई में लगता है कि करप्शन का ठीक तरह से जो अंदाज आगाज हुआ वो 80 की दिहाई में आया। 80 की दिहाई ही वो थी कि जब जो लोग एहतसाब का नारा लगा रहे हैं वो खुद भी फौजी आमिर के कंधों पे चढ़ के हुकूमत का हिस्सा बने। 80 की दिहाई में जो चीज़ें शुरू हुई वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो फिर एहतसाब के नारे क्या और चीज़ों को बेहतर करना क्या, जब आपकी गवर्नमेंट बहुत दफ़ा रही हो और आपने पाकिस्तान को बहुत कुछ तो दिया हो लेकिन लिया भी बहुत कुछ हो। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।